हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आप लोगों के लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का। इस सेशन में हम लोग अपने पिछले टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स। पिछले सेशन में मैंने थोड़ी बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज ही जिक्र किया था, जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस जैसी। आज उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा इस सेशन में। ठीक है बच्चों, तो उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली थी मैंने बोला था कि हेलो फॉर्म्स में एक अल्फा एलिमिनेशन का केस देखने को मिलता है इन हाइड्रोलिसिस। मैंने और ये भी बोला था साथ साथ कि और भी कुछ ऐसी रिएक्शन है जिसमें उसी तरीके का अल्फा एलिमिनेशन बार बार आपको देखने को मिलेगा, और उस अल्फा एलिमिनेशन में एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर कर रहे थे हम, दैट इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बीन। आज हम उन रिएक्शंस को भी देखेंगे जिसमें वही डाइक्लोरोकार्बीन आगे बनता हुआ दिखेगा। देखें, जैसे कि यहां पे बन रखा है डाइक्लोरोकार्बीन, क्लियर है ना। तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि पिछले सेशन में मैंने आपको हाइड्रोलिसिस में भी दिखाया था डाइक्लोरोकार्बीन बनता हुआ, ठीक है। तो अल्फा एलिमिनेशन का सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि ये एक ऐसी एलिमिनेशन है जो एक ही पर्टिकुलर कार्बन एटम या कोई भी एक पर्टिकुलर एटम पे से ही सारे ग्रुप्स आप रिमूव कर रहे होगे। ये रिएक्शन मैकेनिज्म में भी मैंने पढ़ा रखा है, नोट्स जाके पढ़ के देखेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन 3 तरीके की पढ़ाई है, अल्फा, दूसरी एडजेसेंट वाली, बीटा, और एक लास्ट में ओमेगा वाली। ठीक है, हाँ या ना। तो आज मैं उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज को फर्दर आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसमें हम पहले आज बात करने जाएंगे अबाउट आइसोसाइनाइड टेस्ट, या फिर इसी को हम कहते हैं कार्बाइलअमीन टेस्ट, क्योंकि इसी से पिछले सेशन में मैंने आपको ये हाइड्रोलिसिस दिखाई थी पूरी करके विद मैकेनिज्म। आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले किसकी, आइसोसाइनाइड या कार्बाइलअमीन टेस्ट। ठीक है, तो एक्चुअल में ये रिएक्शन कैरी आउट किस पर्पज से करी जाती है? तो सबसे बढ़िया ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट डिटेक्शन करने में हेल्प करती है प्राइमरी अमाइंस का। कई काम आती है रिएक्शन, प्राइमरी अमाइंस का डिटेक्शन करने में ये वाली रिएक्शन हेल्प करती है। और प्राइमरी अमाइन कुछ भी हो सकता है, चाहे एलिफेटिक वाला हो चाहे एरोमेटिक। जैसे कि ये तेरा एलिफेटिक CH3 CH2 NH2, दिस इज अ एलिफेटिक अमाइन। और जरूरी नहीं है प्राइमरी एलिफेटिक वाला ही हो, एरोमेटिक वाले के केस में भी ये डिटेक्शन में हेल्प करता है। जैसे कि इसको तो तुम जानते ही हो नाम से, मेरे ख्याल से इसे एनिलीन कहते हैं। तो चाहे एरोमेटिक प्राइमरी अमीन हो चाहे एलिफेटिक प्राइमरी अमीन हो, हम दोनों के लिए इस टेस्ट को कैरी आउट करा सकते हैं। केवल ये टेस्ट हमें इतना बताता है कि वो चीज प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब बात ये आ रही है कि इसमें होता क्या है, तो बहुत सिंपल था। द प्राइमरी अमाइन इज हीटेड विद क्लोरोफॉर्म। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, प्राइमरी अमाइन होता है, उसे क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक बेस या एल्कली जैसे कि KOH या NaOH के साथ हीट कर देते हैं। तो वही लिखा है, द प्राइमरी अमाइन इज हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक एल्कली टू फॉर्म या प्रोड्यूस आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमीन। तो जब हम किसी प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ हीट करते हैं तो प्रोडक्ट वो प्राइमरी अमाइन कन्वर्ट हो जाता है कार्बाइल अमीन में, या आइसोसाइनाइड एक ही बात होती है। और इस कार्बाइल अमीन या आइसोसाइनाइड की जो स्मेल होती है वो बहुत अनप्लीजेंट, रॉटन फिश स्मेल, बहुत अनप्लीजेंट स्मेल होगी। पता लग जाता है कि प्राइमरी अमाइन था, इसीलिए ये अनप्लीजेंट स्मेल आ रही होगी। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। तो कुछ इस प्रकार से, दिस इज अ प्राइमरी अमाइन। अब यहाँ एल्काइल रेडिकल लगा ले, चाहे एरोमेटिक जैसे फिनाइल वगैरह, बेंजीन वगैरह लगा ले, ठीक है। तो RNH2 किसके साथ रिएक्ट किया, अल्कोहलिक KOH के साथ और क्लोरोफॉर्म के साथ। तो RNH2 कन्वर्टेड टू RNC, आइसोसाइनाइड। ये कौन है तेरा 1 डिग्री अमाइन लिख दे रहा हूं मैं, मतलब प्राइमरी अमाइन। और ये कौन है तेरा आइसोसाइनाइड, इसी को तुम कार्बाइल अमीन कहते हो। और इसकी स्मेल कैसी होती है, अनप्लीजेंट। तो प्राइमरी अमाइन कन्वर्ट इनटू आइसोसाइनाइड, क्लियर है। किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म और KOH की प्रेजेंस में। तो ये एक्चुअल में आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल अमीन टेस्ट इज अ डिटेक्शन फॉर प्राइमरी अमाइन। KCl निकलेगा और वाटर निकलेगा। मेन बात ये नहीं है, मेन बात इसकी मैकेनिज्म है, कैसे बना, ठीक है। और क्यों इसमें हम अल्फा एलिमिनेशन का जिक्र करते हैं, इसका सिंपल सा रीजन है कि इस रिएक्शन में भी हमें इंटरमीडिएट मिलता है, दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन। अभी मैकेनिज्म दिखा रहा हूं, मार्क कर दिया मैंने, डाइक्लोरोकार्बीन का बना हुआ है। चले तो मैकेनिज्म देखते हैं कैसे बना है। तो सबसे पहला मैकेनिज्म का स्टेप क्या होगा, देखे भाई सामने है तुम्हारे पूरा क्लोरोफॉर्म है, रिएक्शन ये तेरे पास, क्लोरोफॉर्म बोलो। पहले क्लोरोफॉर्म क्या अपने पास से H+ निकाल देता और CCl3 नेगेटिव, यही CCl3 नेगेटिव फर्दर Cl नेगेटिव निकाल देता और क्या बना लेता है, डाइक्लोरोकार्बीन
क्लोरोकार्बन। तो जरा गौर से देखो, इसी कार्बन से तो हाइड्रोजन निकला है और फर्दर उसी कार्बन से तेरा Cl नेगेटिव निकला है, तो सो इट इज अ अल्फा एलिमिनेशन। तो डाइक्लोरोकार्बन यहाँ पर भी इंटरमीडिएट काम कर रहा है, जो पिछले हाइड्रोलिसिस पिछले सेशन में पढ़ाई थी उसमें भी कर रहा था। क्लियर है? तो जहां पर भी डाइक्लोरोकार्बन कराना बनता है तो याद रखना वहां अल्फा एलिमिनेशन हो रहा हुआ। चलिए गौर से देखिए, अब मैंने ये बोला था ये एसिड है, लुईस एसिड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि अगर इसको ओपन करके बनाते हो भी हो आप तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये लोन पेयर, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। अगर कार्बन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन देखोगे 1 2 3 4 5 और 1 6, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्लियर है? तो डेफिनेटली रिएक्शन में जाएगा। अब क्या है, तेरे पास प्राइमरी अमाइन जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, और क्या है दूसरा डाइक्लोरोकार्बन जो डेफिशिएंट है। तो ये प्राइमरी अमाइन पे इसका बेचारे का दुख देखा नहीं जाएगा, तो ये अपना इसको लोन पेयर देगा, और जब ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो इस पे चार्ज कैसा जाएगा, माइनस का, और इस पे चार्ज कैसा जाएगा, प्लस का। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा कंपाउंड बन के आ जाएगा, मैं इसको अलग से ही बना दे रहा हूं, RNH2 CCl2। कार्बन पे कैसा चार्ज, माइनस, NH2 पे कैसा चार्ज, प्लस। अब तुम जानते हो नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबल नहीं होगा, तो ये कैसा होगा, अनस्टेबल। कैसा होगा बेटा ये वाली चीज, अनस्टेबल। तो इसमें क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट। क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के लिए क्या करता है, ये NH2 पॉजिटिव जो है ये अपना H+ को लेता है और इस कार्बन को डोनेट कर देता है। ये जो NH2 है, N पे पॉजिटिव है और H2 है, इसमें से एक H+ निकल जाता है, मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे जाता है और उसका प्लस का चार्ज खत्म कर देता है। तो ये NH2 पॉजिटिव अपना एक H+ डोनेट करता है और वो H+ कौन ले लेता है, ये कार्बन नेगेटिव वाला, और कुछ इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। यहां से H+ निकल यहां भेज दे। क्लियर है? तो वही चीज दिखा रखी है मैंने इसमें। अनस्टेबल है तो इसने अपना H+ लिया, किसको डोनेट कर दिया, C नेगेटिव को। जैसे इधर से इधर H गया तो ये प्लस खत्म, ये माइनस खत्म, तो कुछ ये बन जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना, कुछ ये बन जाएगा। इसके जस्ट बाद क्या रिमूवल हो जाता है, HCl का। कहां से, H यहां से, Cl यहां से। तो जैसे ही HCl हटेगा तो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, एलिमिनेशन हो गया। हो गया। फर्दर एक और HCl जैसे ही रिमूव होगा, एक और HCl जैसे ही रिमूव होगा, एक बॉन्ड और आ जाता है यहां पर, एंड इट कन्वर्ट्स इनटू आइसोसाइनाइड। जैसे ही ये रिमेनिंग HCl भी हटेगा अगले स्टेप में, तो यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और एक आइसोसाइनाइड या कार्बाइलअमीन प्रिपेयर हो जाता है। दैट्स इट। तो ये बेसिक सी मैकेनिज्म थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। पहले HCl कैसे हटा, एक H इधर से, एक Cl इधर से, फिर दूसरा HCl कैसे हटा, जो कार्बन पे बैठे हुए थे दोनों H और Cl, वो दोनों हट जाएंगे और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में। तो RNC दैट इज आइसोसाइनाइड। तो कुछ इस प्रकार से बनती है रिएक्शन। चलो मैं आगे। तो मेरे ख्याल से बेसिक सी चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ डाइक्लोरोकार्बन इंटरमीडिएट होता है, बनता है, तो इसलिए अल्फा एलिमिनेशन का केस है। चले आगे। तो ये टेस्ट स्पेशली कराया किस लिए जाता है, जिससे हमें पता लग पाए कि प्राइमरी अमीन की प्रेजेंस है, क्योंकि प्राइमरी अमीन होगा तो आइसोसाइनाइड टेस्ट होगा, अनप्रेजेंट स्मेल बन के आ जाएगी। चले आगे। मेरे ख्याल से क्लियर होगा आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइलअमीन टेस्ट, और अल्फा एलिमिनेशन का सबसे बेस्ट केस है। और याद रखना यहां एल्कोहलिक KOH या NaOH लेते हैं, एक्वस वाला नहीं लेते। इंपॉर्टेंट चीज है। चल रहा हूं मैं आगे, देखें अगली बिल्कुल इसी तरीके से हम एक बात कर रहे हैं, रीमर-टीमांस रिएक्शन। ये भी बेटा अल्फा एलिमिनेशन का ही केस है। दिस इज ऑल्सो केस ऑफ अल्फा एलिमिनेशन। इट इज ऑल्सो केस ऑफ अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, कुछ नहीं, फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म और एक्वस KOH है। यहां पर एल्कोहलिक नहीं है। यहां कैसा है बेटा, एक्वस, AQ लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा सब लोगों को तो मैं लिख भी दे रहा हूं, एक्वस पूरा लिख देना है। यहां जो KOH यूज करते हैं वो एक्वस KOH यूज करते हैं। तो सिंपल सा, फिनॉल, क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस KOH, जैसी रिएक्शन होगी तो ये क्या बना लेगा, सैलिसिलडिहाइड। क्या बना लेगा बेटा, सैलिसिलडिहाइड, और KCl और पानी अलग हो जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है। अब बात ये आएगी कि इसमें भी अल्फा एलिमिनेशन कैसे दिखेगा। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि यहां पर भी तेरे पास डाइक्लोरोकार्बन इंटरमीडिएट बन के आएगा। बहुत सिंपल सा केस है, मजा आएगा ध्यान से सुनेंगे तो। चलें मैकेनिज्म देखें। अब वही चीज है, मैकेनिज्म में कैसे काम किया, कैसे होगा, वो सारी चीजें। तो फिनॉल इसमें काई में कन्वर्ट हो रहा है, सैलिसिलडिहाइड में। किसकी मदद से, क्लोरोफॉर्म और एक्वस KOH, नॉट एल्कोहलिक। यहां पर याद रखना, पिछले वाले में एल्कोहलिक KOH यूज किया था हमने। चले मैकेनिज्म देखें। तो क्या हुआ, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म को उठा, क्लोरोफॉर्म ने H+ लूज किया, CCl3 नेगेटिव, इस CCl3 नेगेटिव ने Cl लूज किया और क्या बना लेगा, डाइक्लोरोकार्बन। और मेरे ख्याल से ये है केस ऑफ अल्फा एलिमिनेशन। कौन सा बेटा,
अल्फा एलिमिनेशन। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आया होगा बात को। अब इसके बाद कैसे काम होगा वो इंपॉर्टेंट है, यहां तक क्लियर है। और याद रखना भाई, अल्कोहलिक क्यूएच रिमूवल ऑफ HX, बट एक्वस क्यूएच Cl हटा के उसकी जगह हाइड्रोलिसिस शो कराता है। चल रहा हूं मैं आगे, आगे देखें। अब इंटरमीडिएट बन गया तेरे पास क्या, CCl2। अब ये इंटरमीडिएट किस पे जाके अटैक करता है, फिनॉल पे। किस पे अटैक करता है, फिनॉल। अब अटैक करने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, कैसे अटैक करेगा ये देख। फिनॉल अपना लोन पेयर इधर भेज देता है और ये डबल बॉन्ड आ जाता है इधर। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंज या रेजोनेंस जैसी कंडीशन दिखा दी मैंने। जैसे ही इसने अपना लोन पेयर इधर डोनेट किया, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और इस कार्बन पे कैसा, नेगेटिव। और CCl2 मेरे ख्याल से कौन सा एसिड है, लुइस एसिड। कैसा एसिड है, लुइस एसिड, जो कि होगा भिखारी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो आपको खुद पता है CCl2 यहां तो अटैक करेगा नहीं, कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पे। किस पे, इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि ये कार्बन कैसा है, नेगेटिव। क्लियर है। तो जैसे ही CCl2 अटैक किया इस पे, हाँ या ना, तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर, और इस कार्बन पे पहले से एक हाइड्रोजन अपने आप बैठा हुआ होगा, हाँ या ना। बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है, फिनॉल है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ हाइड्रोजन दिखाई नहीं है हमने, पर होते हैं, सबको पता है ये वाली बात। हाइड्रोजन दिखाई नहीं है पर होते हैं, आपको भी पता होनी चाहिए वाली बात। तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंज हुआ, रेजोनेंस हुआ, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो इस कार्बन पे माइनस, इस पे पॉजिटिव, तो इस पे हाइड्रोजन तो पहले से ही बैठा होगा ना, कुछ नहीं। आप ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है कार्बन, इस पे CCl2 आया, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे चला जाएगा। अब क्या ये चीज स्टेबल होगी, नहीं। तो अब इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या करता है, ये जो H था ये लूज हो जाएगा H+ की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में लूज हो जाएगा बेटा, H+ की फॉर्म में। जैसे ही H+ गया तो इस कार्बन पे अपना इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, साथ में इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो एक स्टेप मिसिंग है, मैं बना दे रहा हूं आपके लिए, पर वो जरूरत नहीं है उसकी मिसिंग करने की, वो अपने आप हो जाता है काम। तो जरा कुछ ऐसे होगा वो स्टेप, मैं नीचे बना दे रहा हूं थोड़ा सा, देखें जरा क्या हुआ होगा। जैसे ही यहां से H+ हटा, जैसे ही यहां से H+ हटेगा, एक CCl2 नेगेटिव तो बन ही चुका है। जैसे ही यहां से H+ हटा तो इस कार्बन पे चार्ज आ जाएगा माइनस का, इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा बेटा, माइनस का। और ये माइनस और ये प्लस एक दूसरे को ऐसे देख नहीं पाएंगे, तो ये माइनस कूद जाएगा इधर और ये डबल बॉन्ड कूद जाएगा इधर। तो मेरे ख्याल से कुछ यही कंडीशन बन के आ जाएगी, मेरे ख्याल से कुछ यही कंडीशन बन के आ जाएगी। तो मैंने यहां सीधा डायरेक्ट दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये H का रिमूव किया, ये बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इधर बन गए और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले गए, वापस से ये स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। बस इतना फर्क आएगा। अब यहाँ H हटके तेरा CCl2 बैठ गया है, कौन, H का हटके CCl2 नेगेटिव बैठ गया है। तो बेसिक सी रिएक्शन है। तो यहां से यहां से यहां, माइनस इधर प्लस इधर, CCl2 ने अटैक किया, ये कंडीशन आई। अब रीअरेंजमेंट होगा तो H+ गया, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो कुछ ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई। अब बात आती है ये H+ जाएगा कहां फिर निकल के, तो ये H+ एक्चुअल में इस CCl2 वाले कार्बन के नेगेटिव पे अटैक कर जाता है। तो जैसे ही ये बना तो वो H+ जो निकला था पिछले स्टेप में वो इस कार्बन पे अटैक कर जाएगा और ये कंडीशन बन के आ जाती है। तो बेंजीन के ऊपर OH बना है और CH-Cl2 बन जाता है। अब इसके बाद खेल होता है KOH का। KOH वो भी कैसा लिया तुमने, एक्वस वाला। तो कि क्या कराएगा, हाइड्रोलिसिस। ये दोनों क्लोरीन हटाएगा, उन दोनों क्लोरीन हटा के इस कार्बन पे दोनों OH बना देगा। तो कुछ ऐसा दिखेगा। और आप जानते हैं, नहीं जानते तो याद रखें, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते। तो क्या लूज होगा, वाटर। क्या लूज होगा, वाटर। वाटर हटेगा तो ये क्या बच जाएगा, CHO। क्या बच जाएगा, CHO। तो मेरे ख्याल से कंपाउंड यही तो प्रोडक्ट बनना था। दिस इज कॉल्ड सैलिसिलडिहाइड। और 2 केशन तो निकलेंगे, क्योंकि KOH आएगा ना, OH तो इधर चला गया, Cl पोटेशियम लेके अलग हो जाएगा, दैट्स इट। और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, सैलिसिलडिहाइड। तो अगर आप इस रिएक्शन को भी गौर से देखें तो कौन इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, कार्बन, ये वाला डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ये केस है अल्फा एलिमिनेशन का। और यहाँ पे कुछ नहीं कराया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराई है। क्या कराई है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। H हटाया, CCl2 बिठाया उसकी जगह, दैट्स इट। चलूं मैं आगे। मेरे ख्याल से रीअरेंजमेंट वगैरह क्लियर होना चाहिए, हाँ या ना। तो दिस इज कॉल्ड रीमर-टीमांस रिएक्शन। और क्या लिया है, सैलिसिलडिहाइड बनाए, ऑर्थो पोजीशन पे CHO। बट इस केस में आप बात याद है कि सर OH ने इधर ही क्यों बैठाया, ये CHO यहाँ क्यों नहीं बैठा। बिल्कुल बैठता है भाई, ऑर्थो पर भी बैठता है प्रोडक्ट में और पैरा पर भी बैठता है। तो ऑर्थो वाला मेजर डोमिनेट करता है इसके केस में, ठीक है, क्योंकि OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। CHO ऑर्थो पे जरूर बैठा है बट कुछ हिस्सा इसका पैरा पोजीशन पर भी बैठता है। तो मैंने लास्ट में नोट लिख दिया इसके लिए।
इन दिस रिएक्शन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पैराफॉर्म इज ऑल्सो फॉर्म्ड। तो इस रिएक्शन में कुछ अमाउंट में पैराफॉर्म भी बनती है एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रीमर-टीमान्स रिएक्शन। तो क्लोरोफॉर्म यूज कर रहा है तो क्या बन के आ रहा है प्रोडक्ट, सैलिसिल्डिहाइड, देन फिनॉल कन्वर्ट इनटू सैलिसिल्डिहाइड। चलो आगे, मेरे ख्याल से ये भी केस है अल्फा एलिमिनेशन का, हाँ या ना, उम्मीद करूंगा दोनों रिएक्शंस क्लियर होगी। चले अब हम बाकी की और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो अल्फा एलिमिनेशन क्लोरोफॉर्म में 3 रिएक्शन में दिखाई है, एक हाइड्रोलिसिस में हो गई, एक आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइलमिन टेस्ट और एक रीमर-टीमान्स रिएक्शन। ठीक है, अब बाकी की केमिकल प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेते हैं। अब आगे सुनना, अब हम बात कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। किसके साथ, सिल्वर पाउडर के साथ। तो कुछ नहीं करता है, एल्काइन बना लेता है। क्लोरोफॉर्म सीधा ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोकार्बन बनता है, ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। तो देख CH3 क्लोरोफॉर्म दिख रहा है, CH3 क्लोरोफॉर्म दिख रहा है, मैंने क्या लिख दिया बीच में, सिल्वर ले दिया, रिएक्शन हुई तो इस क्लोरोफॉर्म के भी सारे क्लोरीन ले लिए, इस क्लोरोफॉर्म के भी सारे क्लोरीन ले लिए, तो लेके कौन चला जाएगा, सिल्वर, और क्या बना लेगा, AgCl। इधर क्या बचेगा, CH, इधर क्या बचेगा, CH। और मेरे ख्याल से जब तुम इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ोगे तो आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, दैट्स इट। तो सिल्वर पाउडर के साथ क्लोरोफॉर्म एल्काइन बना लेता है। तो कुछ ऐसी रिएक्शन है, CHCl3। अब इससे समझ में नहीं आ रहा तो मैं लिख भी दे रहा हूं तुम्हारे लिए, 6 सिल्वर पाउडर, सिल्वर लिया, सीधा क्लोरोफॉर्म Cl3CH उल्टा करके बना दिया। तो गौर से देखोगे तो ये तीनों क्लोरीन और इधर के तीनों क्लोरीन इस 6 सिल्वर के साथ भाग जाएंगे AgCl, और इधर CH इधर CH, ट्रिपल बॉन्डेड एल्काइन बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्डेड एल्काइन बन जाएगा। तो सिंपल सी केमिकल प्रॉपर्टी है। चले आगे, अगला इसी तरीके से क्लोरोफॉर्म बाई एसीटोन के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। एसीटोन कौन है, कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्लोरोफॉर्म को तोड़ो, क्लोरोफॉर्म को जब तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव CCl3 नेगेटिव, हर जगह यही किया था अभी भी, अल्फा एलिमिनेशन करा रहा था तो वहां पर भी पहले H ही उड़ाया था मैंने क्लोरोफॉर्म में से। चले तो अब बनाओ, तो ये डबल बॉन्ड कहां जाएगा, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज माइनस, कार्बन पे कैसा चार्ज प्लस। तो इन दोनों में से पहले कौन अटैक करेगा, CCl3। तो CCl3 तो जाएगा किस पे, कार्बन के ऊपर, और H किस पे जाएगा, O के ऊपर। तो मेरे ख्याल से अगर गौर से देखोगे तो यही प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर है। और इसको नाम देते हैं हम क्या, क्लोरीटोन। क्या नाम देते हैं बच्चों से हम, क्लोरीटोन, दैट्स इट। अगला देखें, अब कुछ रिएक्शन और दे रखी है क्लोरोफॉर्म की विद सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड क्या है, कुछ नहीं, इथाइल अल्कोहल जानते हो, C2H5OH, बस H ना लगा के सोडियम लगा दियो यार, इथाइल अल्कोहल सब जानते हैं, अब H हटा के सोडियम लगा लियो, इसको कहते हैं सोडियम, इसको कहते हैं इथॉक्साइड। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म को इसी के साथ रिएक्ट करा देता हूं, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। अब क्या कर रहा है देख ले, देखा कुछ, क्या गायब, NaCl, क्या गायब, NaCl, क्या गायब, NaCl, और ये तीनों के तीनों O2H5 इस कार्बन से लिंक कर जाते हैं, और क्या प्रोडक्ट बनता है ये देख ले, क्लियर है। अब इसका नाम क्या है, दिस इज इथाइल, क्या है ये, इथाइल, और इससे जुड़ गया तो पूरा नाम है इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट, दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोफॉर्मेट। ठीक है, इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट, जब एक ही कार्बन से 3 O2H5 जुड़ जाए तो क्या नाम आता है, इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट। मार्क कर लियो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो आगे, क्लियर है। अगली केमिकल प्रॉपर्टी देखना, रिएक्शन विद बेंजीन। क्लोरोफॉर्म बेंजीन को भी नहीं छोड़ता भैया, कुछ नहीं, बेंजीन क्या है, C6H6, उनसे एक H ले लेगा, इधर से एक HCl, इधर से एक HCl, इधर से एक HCl, और तीनों ये फिनाइल C6H5 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 इस कार्बन से जुड़ जाएंगे। तो कुछ ये तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, अगर आप चाहें तो ऐसे लिख लेना, ये C6H5, इधर भी एक C6H5 और इधर भी एक C6H5, तो नाम क्या आ जाएगा, ट्राइफिनाइल, एक कार्बन का एल्केन मीथेन। तो क्या नाम आएगा, ट्राइफिनाइल मीथेन, और HCl अलग, HCl अलग। बेसिक सी रिएक्शन है, कुछ नहीं करना। चलो आगे, हाँ या ना, सिंपल सिंपल सी रिएक्शन थी, जो समझाने की थी वो मैंने पहले बता दी। अगली देखें, रिएक्शन विद पायरोल। किसके साथ बेटा, पायरोल के साथ रिएक्शन। अच्छा, ये थोड़ा स्ट्रक्चर गलत बन गया, आप सही कर लीजिएगा, यहां से डबल बॉन्ड हटा के यहाँ लगा लेना, यहां से डबल बॉन्ड हटा के यहाँ लगा लेना। चलिए अब मैं बना ही दे रहा हूं, ये काट दे स्ट्रक्चर को पायरोल के, यहां बना लेना पायरोल, दिस इज पायरोल जो मैं बना रहा हूं, NH, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, ये होता है पायरोल। ठीक है, हाँ या ना, इसको गलत कर लीजिए अगर गलत बनना है। ये है पायरोल, इसको किसके साथ रिएक्ट कराया, क्लोरोफॉर्म, सीधा प्रोडक्ट रट, पायरोल कन्वर्ट इनटू पायरिडीन, और वो भी कौन सा, 3 क्लोरो। कैसे, 3 क्लोरो, 1 2 एंड 3, थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन है, 1 2 एंड 3, तो पायरोल सीधा 3 क्लोरो पायरिडीन में कन्वर्ट हो रहा है, और क्लोरीन गैस अलग, क्लोरीन गैस अलग, दैट्स इट। क्लियर है, रिएक्शन विद पायरोल, क्वेश्चन आया हुआ है, IIT का सवाल है ये।
ठीक है, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये। चलो आगे, तो क्लोरोफॉर्म को अगर आप पायरोल के साथ रिएक्ट कराओगे तो 3 क्लोरोपाइरिडीन में कन्वर्ट होता है। अगली नाइट्रेशन, बहुत सिंपल, क्लोरोफॉर्म और HNO3 के साथ, ये HNO3 है, क्या कौन है ये बेटा, HNO3। तो क्लोरोफॉर्म में से H निकला, HNO3 में से OH। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बना के और अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। CCl3 एक साथ लिख लूं, CCl3 और इसका कौन H, दिस इज क्लोरोफॉर्म, CHCl3 किसके साथ, HNO3 के साथ, HONO2, मेरे ख्याल से HNO3 है, दिख गया होगा वाटर हटता हुआ, इधर से OH इधर से H, वाटर हटा, इस CCl3 के साथ कौन जुड़ गया, NO2, तो क्या बना Cl3C और NO2। तो इसको मैंने इस तरीके से दिखा दिया, बात वही है, कोई फर्क नहीं है। इस कार्बन से 3 क्लोरीन एक NO2, सेम चीज, इस कार्बन से 3 क्लोरीन और एक NO2, हाँ या ना, तो बेसिक सी रिएक्शन है। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं क्लोरोपिक्रीन। क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोपिक्रीन। क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोपिक्रीन। जब एक कार्बन से 3 तो क्लोरीन जुड़ रहे हो और एक NO2 जुड़ रहा हो तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। और यही होती है बेटा टीयर गैस या वॉर गैस, जो मूवीज में दिखाते हैं जब कभी दंगे फसाद हो जाते हैं तो स्मोक बॉम्ब से डालते हैं, जो वॉर गैस होती है, ये होती है टीयर गैस और वॉर गैस। ठीक है, भीड़ को हटाने के लिए। ये इतनी ज्यादा तीखी होती है, जैसे प्याज काटते हो कभी आप, प्याज काटना तो इतने आंसू खतरनाक नहीं आएंगे जितने इससे आ जाते हैं। ठीक है, तो भीड़ को कभी हटाना होता है तो जनरली हम लोग वॉर गैस या टीयर गैस या क्लोरोपिक्रीन का यूज कर लेते हैं। टीयर आंसू गैस कहते हैं इसे हम। ठीक है, तो क्लोरोपिक्रीन होता है, CCl3NO2, और मूवीज वगैरह में भी दिखाते हैं जैसे। ठीक है, तो धुआं होता है वो टीयर गैस का, जनरली दिखाते वो लोग ये है, बट वो यूज भले वो नहीं करते, बट एक्चुअल में जब असली दंगे फसाद होते हैं तो वहां पर हम लोग इस गैस की मदद लेते हैं। कश्मीर वगैरह में तो बहुत कॉमन सी बात है ये। ठीक है, चलो आगे में, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लोरोफॉर्म प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट कराओगे तो क्लोरोपिक्रीन, वॉर गैस या टीयर गैस यूज कर लेते हैं हम। उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। चले आगे, तो ये कुछ बेसिक सी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो रह गई थी क्लोरोफॉर्म की, वो मैंने कंप्लीट कर दी। अब हम बात कर लेते हैं क्लोरोफॉर्म का यूज कहां आता है। ठीक है, हाँ या ना, आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं पहले क्लोरोफॉर्म का यूज कहां आता है। तो सबसे बेस्ट यूज क्या है, सॉल्वेंट है भाई, ऑर्गेनिक। इसमें आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाओगे तो मिल जाता है। दूसरा यूज, कुछ बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को, कुछ सैंपल्स को अगर हमें प्रिजर्व करके रखना है तो हम क्लोरोफॉर्म में उसे डिप करके रख लेते हैं। तीसरा, वॉर गैस, अभी बताया क्लोरोपिक्रीन बनाने में हेल्प ले रहे क्लोरोफॉर्म की। अगला यूज, एनेस्थेटिक तो होता ही होता है सबसे बढ़िया, बट इसका ध्यान रखना पड़ता है, बताया था मैंने क्यों। इसको लाइट और एयर से बचा के रखना है क्योंकि ये फॉस्जीन बना लेता है जो कि कैसा होता है, पॉइजनस। अगला सबसे इंपॉर्टेंट, सैलिसिलडिहाइड, अभी लिखा है रीमोटीमांस, नेमिंग रिएक्शन है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, बाद में वापस से बोल रहा हूं, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है उसके लिए एक अलग कॉपी बना लेना पतली सी। ठीक है, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन याद नहीं रहती, आप बार बार उस कॉपी को खोल खोल के रिवाइज करते रहोगे तो याद रहेंगी लंबे टाइम तक। तो वही चीज है यहाँ पर भी। तो क्या बनाने में हेल्प करता है क्लोरोफॉर्म, सैलिसिलडिहाइड, रीमोटीमांस रिएक्शन से। कौन सी रिएक्शन से, रीमोटीमांस, जिसमें हमने फिनॉल लिया, क्लोरोफॉर्म लिया, एक्वस KOH लिया तो सैलिसिलडिहाइड बन जाता है। सैलिसिलडिहाइड का मतलब क्या, बेंजीन बनाओ, एक OH ऊपर लगा दे और ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड बिठा ले CHO, दिस इज कॉल्ड सैलिसिलडिहाइड, रीमोटीमांस रिएक्शन से बनाते हैं। क्लियर है, तो ये बेसिक से कुछ यूजेस हैं क्लोरोफॉर्म के, उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और है क्लोरोफॉर्म के, अपन वो डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला है प्योरिटी का टेस्ट, कि कब हम बोल सकते हैं या कैसे हम बोल सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म प्योर है या नहीं है। अगर प्योर है तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो क्लोरोफॉर्म प्योर है। देखें अब, देखें भाई, अब टेस्ट ऑफ प्योरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म कैसे डिसाइड होता है। ठीक है ना, तो बहुत बेसिक सी चीज है प्योरिटी देखने के लिए। ठीक है, तो अगर कभी भी क्लोरोफॉर्म प्योर होता है तो वो ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। अगर उसमें इम्प्योरिटी है तो ये गड़बड़ा जाती है। तो पहला केस, अगर क्लोरोफॉर्म बिल्कुल प्योर है तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनाता बेटा, काय का, AgCl का, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। अगर क्लोरोफॉर्म प्योर है तो वो ये वाला प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। कब, जब उसको रिएक्ट करोगे तुम AgNO3 के साथ। अगर तुमने प्योर क्लोरोफॉर्म में AgNO3 डाला तो वहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा तो डेफिनेटली वो क्लोरोफॉर्म कैसा होगा, बिल्कुल प्योर होगा। क्लियर है, हाँ या ना। तो पहली तरीका प्योरिटी पता कराने का, ये नहीं बता रहा कि क्लोरोफॉर्म डिटेक्ट हो रहा है, हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो जो क्लोरोफॉर्म है वो प्योर है। दूसरा, प्योर क्लोरोफॉर्म डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड, जो ब्लू लिटमस होता है पेपर, उसको ये रेड में कन्वर्ट नहीं करेगा। अगर कोई क्लोरोफॉर्म ये दोनों प्रॉपर्टी शो करा तो डेफिनेटली समझ जाना कि वो क्लोरोफॉर्म बिल्कुल प्योर है। कैसा है, बिल्कुल प्योर।
चलूं मैं आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होंगी दोनों बातें। अब दूसरी बात क्या है, अब हम ये पता कर रहे हैं कि वो क्लोरोफॉर्म है या नहीं, ठीक है। पहले तो हम ये पता कर रहे थे, ये तो हमें पता ही था क्लोरोफॉर्म है, पहले हम ये पता कर रहे हैं कि वो प्योर है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग ये दोनों प्रॉपर्टी देखते हैं। अब हम ये पता कर रहे हैं जो हमारे पास लिक्विड है क्या वो क्लोरोफॉर्म है या वो क्लोरोफॉर्म नहीं है। तो सबसे पहला टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म, हम पहला टेस्ट क्या कराते हैं, कार्बाइलअमीन। कौन सा टेस्ट, आइसोसाइनेट टेस्ट, जो भी पढ़ा है। अब वैसे तो ये वाला टेस्ट प्राइमरी अमीन पता लगाने के लिए, बट क्लोरोफॉर्म भी पता लग जाता है, ठीक है। अगर हमें पता है प्राइमरी अमीन और एक्वस या अल्कोहलिक बेस है हमारे पास, तो जो तीसरा लिक्विड होगा वो क्लोरोफॉर्म होगा। अगर कार्बाइलअमीन टेस्ट हो रहा है तो डेफिनेटली क्लोरोफॉर्म भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, हम क्लोरोफॉर्म को अगर देखें और उसको रिएक्ट कराएं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, मेरे ख्याल से इसका नाम जानते हो, टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं, अगर नहीं पता तो याद कर लें आज से। क्या कहते हैं बेटा इसे, टॉलेंस रिएजेंट। एल्काइंस में एल्काइन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें लिखवाया हुआ है मैंने अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, टॉलेंस रिएजेंट, तो वही केस है। अगर क्लोरोफॉर्म है कोई सॉल्यूशन, या मान ले लिक्विड है तेरे पास और तुझसे पूछा जाए कि ये क्लोरोफॉर्म है या नहीं, तो चेक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है टॉलेंस रिएजेंट। अगर तुम एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराओगे तो वहां पर एक ग्रे प्रेसिपिटेट बनता है जिसको हम सिल्वर मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, सिल्वर मिरर। तो इन शॉर्ट अगर क्लोरोफॉर्म है तो वो सिल्वर मिरर बनाएगा या ग्रे प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है, हाँ या ना। या फिर टॉलेंस के साथ नहीं चेक करना तो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ चेक कर लो। किसके साथ बेटा, फेलिंग सॉल्यूशन। अगर क्लोरोफॉर्म फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पर वो क्या बनाता है, रेड प्रेसिपिटेट। तो इन तीनों से हमें पता लग जाता है कि वो जो लिक्विड है तुम्हारे पास वो कौन है, क्लोरोफॉर्म। बट ये टेस्ट इतने कंफर्मेटरी नहीं है जितना वाला अगला है। अगला टेस्ट तो स्पेशली बनाया ही गया है हेलोफॉर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, इनसे पता लग जाता है, मना नहीं है, बट ये टेस्ट इतना कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है जितना कि अगला वाला। वो स्पेशली है ही हेलोफॉर्म टेस्ट या क्लोरोफॉर्म के लिए टेस्ट है, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग तीन बातें तो जरूर कर सकते हैं, कार्बाइलअमीन टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। इन तीनों से हम पता लगा सकते हैं क्लोरोफॉर्म है या नहीं। बट स्पेशली अब तेरे को हेलोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म के पर ही काम करना और उसी को कंफर्म करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, हेलोफॉर्म टेस्ट। ये डिजाइन, ये बनाया, ये प्रोसेस ही किसके लिए है, हेलोफॉर्म CHX3। ये केवल क्लोरोफॉर्म तक सीमित नहीं है, कोई भी हेलोफॉर्म है वो पता लग जाता है, चाहे वो आयोडोफॉर्म है, चाहे ब्रोमोफॉर्म है, चाहे क्लोरोफॉर्म। ये वो टेस्ट है जो एक्चुअल में हेलोफॉर्म्स के लिए हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। चलें अब टेस्ट में कहता क्या है, ये होता क्या है टेस्ट, कैसे पता लगता है कि क्लोरोफॉर्म है या नहीं है, जो चीज बन के आ रही है वो क्लोरोफॉर्म है या हेलोफॉर्म है या क्या है। तो सिंपल सी रिएक्शन है, देखना क्या होता है इसमें। जब भी कोई मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड या फिर कोई ऐसा कंपाउंड जो इस ग्रुप को बना सके, अब बात ये आती है मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, तो कुछ नहीं, वो कंपाउंड जिसमें ये वाला ग्रुप बन रहा है या प्रेजेंट हो। कौन सा वाला ग्रुप, ये जो मैंने बनाया CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड। अब इसकी तरफ तो कुछ भी R वगैरह जोड़ता चला जाइए, ठीक है। तो जिन भी कंपाउंड्स में ये ग्रुप मिले इसको कहते हैं, ऐसे ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम कहते हैं मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड। या फिर कोई ऐसा कंपाउंड जो इस ग्रुप को बना सके रिएक्शन करने के बाद, तो उनको लेते हैं हम लोग हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए। तो कौन सा कंपाउंड यूज करोगे, या तो वो खुद मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड हो या फिर वो ऐसा कंपाउंड हो जो इस ग्रुप को बना सकता है, कब, अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। क्लियर है। तो वो कंपाउंड्स कौन से, जो मिथाइल कार्बोनिल कंटेनिंग है या फिर वो जो इसको बना सकते हैं, कब, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में। अगर उनको हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस और हेलोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन में कराएं तो वो हेलोफॉर्म बना के देगा बेटा तुम्हें। क्या बना के देगा, एक हेलोफॉर्म, मतलब CHX3। अब वो डिपेंड करेगा कि कौन सा हेलोजन तुम यूज कर रहे हो। क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म। तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्या, प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एल्कली जैसे एक्वस KOH, NaOH, Na2CO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्रेजेंस ऑफ हेलोजन तुम जानते हो क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो जब भी ये दोनों रिएक्ट करेंगे, कौन से कंपाउंड, मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड किसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग एल्कली की प्रेजेंस में, किसके साथ, हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो बनता है तेरा हेलोफॉर्म और दूसरा बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सबसे बेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है हेलोफॉर्म के लिए। काय के लिए, हेलोफॉर्म, जो लिक्विड बन के आ रहा है वो, या जो सॉलिड प्रेसिपिटेट बनता है एक्चुअल में इनका, तो जो प्रेसिपिटेट बन के आता है वो और कुछ नहीं, हेलोफॉर्म्स होते हैं। तो वही लिखा है, दिस रिएक्शन इज नोन एज हेलोफॉर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट है बेटा, हेलोफॉर्म टेस्ट। तो सिंपल सी केस है, जब मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड है
बेस और हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो प्रेसिपिटेट बन के आता है वो और कुछ नहीं, कौन है, हैलोफॉर्म। कौन है बेटा, हैलोफॉर्म। ठीक है, और अब इसी टेस्ट में आप स्पेशली हैलोजन के तौर पे आयोडीन यूज करो। क्या यूज करो, आयोडीन। तो उस केस में स्पेशली येलो कलर के क्रिस्टल्स निकलते हैं। कैसे कलर के, येलो कलर के क्रिस्टल्स निकल के आते हैं और उसको कहते हैं हम आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो वही लिखा है हैलोफॉर्म टेस्ट यूजिंग आयोडीन, I2 को अगर हम यूज करें तो उसी टेस्ट को हम नाम बदल के रख देते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब तुम कहोगे सर क्लोरीन यूज करें तो क्लोरोफॉर्म टेस्ट, अरे बिल्कुल कर सकते हो, बट आयोडीन के लिए किया गया था ये सबसे पहले, और येलो कलर के कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टल्स मिले थे हमें, काय के, आयोडोफॉर्म मतलब CH3 के। इसके क्रिस्टल्स दिखे थे हमें CH3 के, कैसे होते हैं, येलो क्रिस्टल्स, येलो क्रिस्टल्स, बिल्कुल ठीक है। तो जब हमने आयोडोफॉर्म टेस्ट कराया आयोडीन की मदद से और बेस और मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड, तो हमें येलो कलर के क्रिस्टल्स मिले जिनको हम आयोडोफॉर्म कहते हैं, और इस टेस्ट को नाम बदल देते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। चले आगे। तो बेसिक सी रिएक्शन है, बेस होगा हैलोजन, ये दोनों तो होंगे ही होंगे, इसके साथ किसको भेजना है तुझे, या तो मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड या वो कंपाउंड जो इस ग्रुप को बना सकते हैं, वो आपको क्या बना के देंगे, हैलोफॉर्म। अब रिएक्शन कैसी होती है वो दिखा दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखें जरा क्या होती है रिएक्शन हैलोफॉर्म टेस्ट के लिए। हाँ या ना, अब हैलोजन के नाम पे आयोडीन यूज कर ले तो आयोडोफॉर्म टेस्ट उसी को कह देते हैं। तो मैंने एक ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें कौन सा ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप। तो देख जरा, मेरे ख्याल से इसमें मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा होगा, हाँ या ना, कीटोन है, कीटोन है ये, कीटोन। तो मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप दिखा, किसके साथ, हैलोजन, किसके साथ, बेस के साथ। जैसे ही इसके साथ रिएक्ट किया तो एक तो क्या बन जाएगा तेरा, CHX3, मतलब ये वाला हैलोजन डिसाइड करेगा कि आयोडोफॉर्म लगेगा, क्लोरोफॉर्म लगेगा या ब्रोमोफॉर्म लगेगा। क्लियर है। तो आयोडीन है तो CHI3 बनेगा। अब X2 की जगह I2 रख के कर लियो तो रिएक्शन पूरी, तो CHI3 बन जाएगा, दूसरा RCOO बन जाएगा, तीसरा NaX निकल जाएगा और 3 वाटर निकल जाएंगे। तो ये तेरी हैलोफॉर्म टेस्ट की रिएक्शन है, और तेरे को ये चाहिए था, ये बन गया। क्लियर है, ये चाहिए था, ये बन गया। दिस इज कॉल्ड हैलोफॉर्म टेस्ट। चले, अब बात ये आती है कि इसके तौर पे हम क्या केवल इसी को यूज करें, नहीं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स है बेटा जिसमें ये वाला ग्रुप मिलता है, या फिर वो कंपाउंड्स ऐसे ग्रुप को प्रिपेयर कर सकता है। तो एक कंपाउंड नहीं है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप को कंटेन करते हैं, या फिर वो इस ग्रुप को प्रिपेयर कर सकते हैं अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। हाँ या ना, चलूं आगे। तो अब देखेंगे उसके आगे जाके। अब बात ये आती है कि ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है भाई, तो देखते हैं कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो प्रोडक्ट दिखाएंगे, तो हैलोफॉर्म तो निकलेगा ही निकलेगा, उसके साथ ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी निकलता है। तो एक्चुअल में जब हमने इसके लिए हैलोफॉर्म टेस्ट की रिएक्शन के लिए हमने मैकेनिज्म लिखी, तो इस मैकेनिज्म में हमें क्या पता लगा, इट इज अ केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। अब क्या बकवास है ये, बकवास नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। तो जो हैलोफॉर्म टेस्ट है उसकी मैकेनिज्म क्या है, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। कौन सी असाइल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। अब होता क्या है देखेंगे, तो सब स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं मैं, देखते चलना। तो ये कौन है, मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड, वो भी ऐसा ग्रुप कंटेनिंग, मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड या मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, तो मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप लिख दिया मैंने, दिख रहा होगा CH3CO। चले, सबसे पहले ये रिएक्ट करता है हैलोजन के साथ, एक्सेस ऑफ हैलोजन। ठीक है, तो ये जितने भी हाइड्रोजन दिख रहे हैं ये वाले CH3 वाले, ये हटके हाइड्रोजन की जगह हैलोजन बैठ जाता है। ये सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे और इसकी जगह ये जो हैलोजन जिसके साथ तुमने ट्रीट कराया वो रिएक्ट कर जाएगा। चले, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होता है, असाइल सब्स्टिट्यूशन। ये जो दूसरा स्टेप है, ये जो दूसरा स्टेप हम कराते हैं, दिस इज द केस ऑफ असाइल सब्स्टिट्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं, ये जो CHX3 है ये हट जाएगा और इसकी जगह OH आके बैठ जाएगा यहाँ पर। असाइल सब्स्टिट्यूशन में क्या, ये CH3 हटेगा और इसकी जगह कौन ले लेगा, OH। क्लियर है। अब कैसे लेता है वो दिखा रहा हूं, बहुत सिंपल है। अब इस OH को इसकी जगह लेनी है, अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड मूव किया, ऑक्सीजन पे कैसा माइनस, इस पे कैसा प्लस, तो ये OH उठा और यहां पर अटैक कर जाता है। कुछ ये कंडीशन बन के आती है, कुछ ऐसी कंडीशन बन के आती है। अब हम तो किसकी बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो अब ये लग तो गया, अब इसको हटाएंगे भी तो सही, तभी तो पूरी कंप्लीट होगी। तो असाइल सब्स्टिट्यूशन लिखा रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक ये जो काम चला है, दिस इज द केस ऑफ असाइल सब्स्टिट्यूशन। तो क्या हुआ, कार्बोनिल का डबल बॉन्ड मूव किया, प्लस माइनस क्रिएट हुआ, OH कार्बन पे अटैक कर गया, कुछ ऐसी कंडीशन बन के आ गई। अब इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट कैसे होगा, तो ये जो CHX3 है क्या करता है, ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लेके भाग जाता है और क्या बना लेता है, CH3 नेगेटिव। ये CH3 जो है
वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले जाता है और क्या बना लेता है, CH3 नेगेटिव आयन। क्या बना लेता है, CH3 नेगेटिव आयन। और जैसे ही होता है तो ये ऑक्सीजन का जो एक्स्ट्रा लोन पेयर था वो नीचे उतर के डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और जरा गौर से देख, जब ये कन्वर्ट होगा तो कुछ यही तो बनेगा। अब इसको डिजाइनर तरीके से दिखाऊं तो ऐसा देखेगा, R C डबल बॉन्ड O और OH। मैंने सीधा सीधा बना दिया बस, और कुछ नहीं किया। अगर ऐसा बना देता तो समझ जाते हैं कि CH3 उड़ाए, उसकी जगह OH बैठ गया। अब मैंने उसको सीधा लिख दिया, वैसे और कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये वाला CHX3 हटाए और इसकी जगह OH जाके बैठ गया। ये CH3 हटा है और उसकी जगह OH जाके बैठ गया है। दिस इज द केस ऑफ असाइल सब्स्टिट्यूशन। किसका केस है बेटा, असाइल सब्स्टिट्यूशन। और मेरे ख्याल से अगर गौर से देखो तुम इसे, तो ये कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये एनायन है। तो क्या ये H इसका दुख देख पाएगा, नहीं। तो ये एसिड क्या करेगा, अपना H+ देगा और इसके ऊपर बिठा देगा। और जैसा ही वो H+ इस पे बैठा, तो तुम जानते हो बचपन से इसे क्या कहते हैं, हैलोफॉर्म। क्या कहते हैं, हैलोफॉर्म। और ये नेगेटिव अब कहां जाएगा भाई, बेस भी तो लेके घूम रहे हो तुम लोग। क्या लेके घूम रहे हो, बेस। वो बेस इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देगा। तो एक हैलोफॉर्म बन गया, एक तेरा RCOO। बचा हुआ क्या निकाल लियो, NaX निकाल लियो और वाटर निकाल लियो, खत्म बात। चले आगे। तो ये बेसिक सी रिएक्शन है हैलोफॉर्म की। और कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। चले आगे। तो ये असाइल ग्रुप है तेरा, इसकी पोजीशन पे यहाँ पे हटना। ये असाइल ग्रुप खुद नहीं है, ये असाइल वाली पोजीशन है। ये पूरा हटके एक नया ग्रुप बैठ जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है यार, बेकार न्यूक्लियोफाइल हटा, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बैठ गया। दैट्स इट, सिंपल सी केस है, याद रखना, ठीक है। बट ये काम केवल वही कंपाउंड्स कर सकते हैं जिनमें कौन सा ग्रुप हो, CH3CO, या फिर वो कंपाउंड जो इस ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। वो कौन है, प्रेजेंस ऑफ एल्कली एंड प्रेजेंस ऑफ हैलोजन। इसके अलावा और कोई एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हैलोफॉर्म टेस्ट में होती नहीं है। चलो आगे, मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर होगा। अब बात ये आ रही है कि कौन कौन से कंपाउंड है भैया जिसमें मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप बार बार बोले जा रहे हो तो मिलता है। तो गिनती के 8 लिखा रहा हूं, या 6 या 7 होंगे, मेरे ख्याल से 8 ही होंगे, काउंटिंग देख लेता हूं मैं फिर भी। हाँ 7 है, गिनती के 7 कंपाउंड लिखा रहा हूं कैटेगरी। उन्हीं में ये मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप या तो होगा या वो बना पा रहे होंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैलोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं, तो वो कंपाउंड करेंगे जिसमें ये ग्रुप होगा, या वो कंपाउंड जो इस ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में। चले, तो सबसे पहला कौन, एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड। डेफिनेटली ये तो करेगा ही करेगा। जरा देख, एसीटोन बनना है तो दिख गया होगा मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप। एल्डिहाइड बनना है, एसिटल्डिहाइड, दिख गया होगा मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप। MCG मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप, MCG मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप, तो ये तो करेगा, खुद है ही ग्रुप इसमें सीधा सीधा। इसकी जगह एल्केन टूओन, मतलब ऐसे कीटोन जिसमें सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो लग रहा हो। इधर कितनी भी लंबी चेन बढ़ा ले उससे फर्क नहीं है, उससे फर्क नहीं है। बट फर्क किस बात से है कि सेकंड पोजीशन पे लगना चाहिए डबल बॉन्ड हो। तो जरा गौर से देख, यहाँ तू 10 कार्बन की बढ़ा, 5 की बढ़ा, 6 की बढ़ा, 7 की बढ़ा, उससे फर्क नहीं है। पर डबल बॉन्ड हो जस्ट सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए। क्योंकि कौन सा ग्रुप मिलेगा, मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप मिलेगा, मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप। अगला तीसरा केस, इथाइल अल्कोहल। इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बेटा ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप बना लेता है। अब कैसे एक्सपेरिमेंटल, दो ही है, बेस की प्रेजेंस और हैलोजन की प्रेजेंस। तो क्या होता है, इथाइल अल्कोहल प्रेजेंस ऑफ हैलोजन में, हैलोजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होके एसिटल्डिहाइड हो जाता है। मेरे ख्याल से जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा रहा था तो मैं हैलोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म की, तो उसमें लिखाया था मैंने एक स्टेप कि इथाइल अल्कोहल एक्सिस ऑफ हैलोजन या क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके इथेनॉल बना रहा था, और वही इथेनॉल फर्दर और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोरल बना रहा था। तो वही चीज है ये, ठीक है। अगर गौर से देखें आप, अल्कोहल दिखेगा, अल्कोहल दिखेगा, X2 मतलब Cl2 दिखेगा, देख ले जरा, अल्कोहल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। और अगर बना है तो कौन सा बनना है, इथेनॉल है तो इथेनॉल बनना, और इथेनॉल में मतलब एसिटल्डिहाइड में मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है कि नहीं। तो हम उस कंपाउंड को भी यूज कर सकते हैं जो उन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप को बना सके। तो डेफिनेटली इथेनॉल भी तेरा हैलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। अब इसके अलावा और कौन करता है देख ले भाई, एल्केन टूऑल, मतलब ऐसे अल्कोहल जिसमें सेकंड पोजीशन पे तेरा OH बैठा हो। मतलब तेरे पास कितनी भी लंबी चेन हो, कितनी भी लंबी चेन हो, या तो OH इस कार्बन पे बैठा हो या फिर OH इस कार्बन पे बैठा हो। ये नहीं तू कहीं और बैठा दे। सेकेंडरी अल्कोहल ठीक है जरूरी है, बट किस पे बैठा होना चाहिए, जस्ट टर्मिनल के पड़ोस वाले पे, जस्ट टर्मिनल के पड़ोस। जरा गौर से देख,
इसको कितना भी लंबा ले जा चेन को तू, पर OH कहां पे है? जस्ट टर्मिनल से पड़ोस वाले पे 2 एल्केनॉल है। अगर काउंटिंग करेगा तो 1-2 पोजीशन पे आएगा तेरा OH। तो एल्केन टू ऑल में भी यही काम होता है। अब क्यों होता है रीजन देख ले। एल्केन टू ऑल है, हेलोजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, इधर से हाइड्रोजन हटा, इधर से H2 निकाल दे, C डबल बॉन्ड O बना ले। तो मेरे ख्याल से एल्केन टू ऑल हेलोजन की प्रेजेंस में काय में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन काय में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन टू ओन में। क्लियर है? जरा गौर से देख ले, एल्केन टू ओन आ रहा है, तो एल्केन टू ओन में भी तो यही काम था, मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप। खत्म बात। तो एल्केन टू ऑल भी हेलोफॉर्म टेस्ट शो करता है। चल रहा हूं मैं आगे, अगली कैटेगरी देखना, 5वीं। कौन बेटा? इथाइल एस्टर्स। इथाइल एस्टर के नाम पे कोई भी बना ले। इथाइल एस्टर पहली बात बनता कैसे? सिंपल सी बात, एस्टर बनाना है, कोई भी एसिड यूज कर ले जो अच्छा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, पर अल्कोहल जो तू उसके साथ यूज करे वो इथेनॉल होना चाहिए। कौन होना चाहिए? इथेनॉल। एस्टर बनाते हैं H फ्रॉम अल्कोहल एंड OH फ्रॉम एसिड, ये कंडीशन होती है भाई। जब भी कभी एस्टर बनता है अल्कोहल और एसिड से, तो अल्कोहल तो अपना H देता है और एसिड अपना OH, और ये बन जाएगा तेरा इथाइल एल्केनोइड। अब एल्केनोइड डिपेंड करेगा तेरे ऊपर कि 5 कार्बन का, 6 कार्बन का, 7 कार्बन का, 8 कार्बन का, वो तेरी मर्जी है, ठीक है। बट यहां पर इथाइल होगा, इस ऑक्सीजन से लिंक कौन होगा? इथाइल। अब इसका कारण क्या है तो वो सुन ले, ठीक है। इथाइल एस्टर्स, कौन सा एस्टर है? इथाइल एस्टर। तो बेस है तेरे पास एक्वस के OH, तो हाइड्रोलिसिस होगी, और हेलोजन है तो दोनों काम कर जाएंगे यहाँ पे। तो बेस की वजह से तो क्या होता है इस एस्टर का? हाइड्रोलिसिस, और टूट जाता है यहां से। कहां से टूट जाएगा? यहां से, इस जगह से टूट जाता है, और जैसे यहां से टूटता है तो H इस साइड आ जाता है और OH इस साइड आ जाता है। तो ये तो एसिड बन गया अपना, और ये इथेनॉल बन गया, और हेलोजन भी है। ये हाइड्रोलिसिस मैंने नहीं कराई, ये किसने कराई है? एक्वस NaOH ने। किसने कराई है बेटा? एक्वस NaOH। और ये दोनों एक्सपेरिमेंटल कंडीशन होती है, इसके अलावा तीसरी कोई एक्सपेरिमेंटल कंडीशन नहीं है। तो इथाइल एस्टर NaOH की वजह से तो हाइड्रोलिसिस करके इथेनॉल बना लेगा, और वो इथेनॉल हेलोजन की मदद से क्या बना लेगा? इथेनॉल, एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड तो खुद ही मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप वाला कंपाउंड है, हाँ है ना। तो मैं भी यही तो कह रहा हूं कि इथाइल एस्टर भी हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। क्यों करेगा? सामने रीजन है कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में वो इस ग्रुप को क्रिएट कर पा रहा है। चलें आगे, अगला। इसी तरीके से एक और एस्टर्स, वो एस्टर्स जो बेटा 2 एल्केनॉल से बने हो, मतलब ऐसा अल्कोहल जिसमें सेकंड पोजीशन पे OH आ रहा हो। तो एस्टर बना लो पहले, तो 2 एल्केनॉल बना रहा हूं भाई। कैसे? एसिड देखा, ये अल्कोहल देख ले जरा, 2 एल्केनॉल है, मतलब CH3 CH। अब इधर चेन लंबी बढ़ाने के लिए मैं R लगा दे रहा हूं, और यहां पर कौन है? OH। तो ये वाला तो अल्कोहल यूज कर रहा है, और एसिड कोई भी जो इच्छा हो। तो जरा इसको देख और इसको देख, मेरे ख्याल से सेम है, यहां तक इस हिस्से को देख, CH3 CH OH R, CH3 CH OH R, तो वही तो है 2 एल्केनॉल। तो एल्केनॉल है तो एसिड के साथ, एसिड से OH लिया, अल्कोहल से H लिया, हटेगा तो कैसा एस्टर दिखेगा? ये रहा, दिस इज द एस्टर ऑफ 2 एल्केनॉल। हाँ है ना। काउंटिंग देख ले, 1 2 3 4 5 6, जितनी चेन बढ़ानी उतनी बढ़ा ली, पर सेकंड पोजीशन से जोड़ा है वो। कौन सी पोजीशन से? सेकंड पोजीशन से, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं, ऐसा एस्टर जो किससे बना हो? 2 एल्केनॉल से, इथेनॉल से नहीं, 2 एल्केनॉल से। चले अब करा दे क्या? हाइड्रोलिसिस। क्या कराएगा? हाइड्रोलिसिस। कौन कराएगा? मैं नहीं, एक्वस NaOH। तोड़ दे जरा, कहां से टूटेगा? यहां से, H इधर, OH इधर, तो एक तो निकल गया तेरा कौन? एसिड, और एक बन गया तेरा 2 एल्केनॉल। और तू जानता है हेलोजन इस 2 एल्केनॉल को 2 एल्केनोन में कन्वर्ट कर देगा, और जहां 2 एल्केनोन बना तो ये क्या आ गया तेरा? मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप। क्या आ गया बेटा? मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप। तो मैं वही बोल रहा हूं बेटा, हेलोफॉर्म टेस्ट वो कंपाउंड शो करते हैं जिसमें या तो ये ग्रुप पहले से खुद हो, या वो कंपाउंड जो इस ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। चले आगे, अगला और लास्ट जो हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा दैट इज 1 फिनाइल इथेनॉल। 1 फिनाइल इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? CH3 CH2 OH। अब 1 फिनाइल है तो इसका एक H हटा दे, यहाँ C6H5 जोड़ ले, खत्म। तो ये तो करेगा ही करेगा भाई, हाँ यार। तो ये 1 फिनाइल इथेनॉल है, 1 पे 2, 1 पे फिनाइल और इथेनॉल। हेलोजन के साथ रिएक्ट करा, इस ऑल को डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देगा। जरा गौर से देख, मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा होगा, CH3CO। क्या दिख रहा होगा? CH3CO। तो ये जो 7 टाइप के कंपाउंड्स हैं, यही हेलोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं। कौन कौन? सबसे पहला वापस से एसीटोन एसिटल्डिहाइड, दूसरा एल्केन टू ओन, तीसरा इथाइल अल्कोहल क्योंकि वो एसिटल्डिहाइड बना सकता है,
चौथा एल्केन टू ऑल, क्यों? क्योंकि ये एल्केन टू ओन में कन्वर्ट हो सकता है। तीसरा, पांचवा एस्टर ऑफ इथाइल, मतलब इथाइल अल्कोहल वाले एस्टर्स, हाँ या ना, उसको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो हाइड्रोलिसिस करके इथाइल अल्कोहल बनाते हैं और वो एसिटल्डिहाइड, तो ये काम आ सकता है। छठा, एस्टर ऑफ टू एल्केनॉल, मतलब ऐसा अल्कोहल जिसमें सेकंड पोजीशन पे हुआ है, क्यों? क्योंकि ऐसे एस्टर्स में भी हाइड्रोलिसिस होने के बाद एल्केन टू ऑल बनता है, जो कि हेलोजन के साथ एल्केन टू ओन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो भी कर जाएगा तेरा हेलोफॉर्म टेस्ट। और लास्ट तो तुम्हारे सामने है 1 फिनाइल इथेनॉल, हेलोजन देगा, रिएक्ट कराएगा, ये ओन में कन्वर्ट होगा, 1 फिनाइल इथेनॉल तेरा 1 फिनाइल, अब एक्चुअल में इसका नाम देगा तो फिनाइल मिथाइल कीटोन आ गया केस, ठीक है। तो ये भी तेरा मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। कौन? 1 फिनाइल इथेनॉल। तो ये सारे कंपाउंड्स हैं जो हेलोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं, और ये टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट होता है हेलोफॉर्म्स के लिए, ठीक है। ऊपर वाले भी थे टेस्ट फॉर हेलोफॉर्म्स या क्लोरोफॉर्म्स, बट ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट माना जाता है, जिसमें हम एक मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं, एक बेस लेते हैं, एक हेलोजन लेते हैं। जैसे इन तीनों को रिएक्ट कराएंगे तो हेलोफॉर्म प्रेसिपिटेट होके मिल जाएगा। और आयोडीन अगर तूने यूज कर दिया तो इसी टेस्ट को नाम बदल के हम आयोडोफॉर्म टेस्ट बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसके केस में ये प्रेसिपिटेट येलो कलर के क्रिस्टल्स दिखते हैं, स्पेशलाइज्ड। चले आगे। और फॉलो कौन सी मैकेनिज्म करता है? न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। सिखा दिया है मैंने पूरा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कहां से हाइड्रोजन अटैक, कहां से सब्स्टिट्यूशन हुआ, सारी चीजें बता दी है। ध्यान से सुना होगा तो डेफिनेटली समझ आया होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। चले आगे। तो इतना ही था आपके हेलोफॉर्म्स या फिर ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स में, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज नहीं है। चले आगे। तो उम्मीद करूंगा यहां तक आप लोगों को सारी बातें डेफिनेटली क्लियर होंगी, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं तक रखना है बेटा, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो अगले सेशन में अपन लोग बात करने जाएंगे अबाउट टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स के साथ मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।